So in our today's class we will be going to discuss some numericals based on vector addition. तो हमारा पहला क्वेश्चन है the greatest and least resultant of two force acting at a point is 10 Newton and 6 Newton respectively. If each force is increased by 3 Newton, find the resultant of new forces when acting at a point at an angle of 90 डिग्री विथ ईच अदर. तो इसका जो पहला पार्ट है वहाँ पे बताया गया है कि जो दो वेक्टर है हमारे पास, तो वो दो वेक्टर का जो रिजल्टेंट है वो ग्रेटेस्ट जब होता है तो उसका आंसर आता है 10 न्यूटन, और जब रिजल्टेंट लीस्ट होता है तब आता है 6 न्यूटन. तो दो वेक्टर सपोज ए वेक्टर और बी वेक्टर का जो रिजल्टेंट है वो ग्रेटेस्ट कब होता है? जब उसमें 0 डिग्री होता है, क्योंकि cos 0 इज इक्वल टू 1, cos का हाईएस्ट वैल्यू कितना होता है 1. तब हमने देखा था कि जो उसका जो रिजल्ट आता है वो a और b, सपोज दो वेक्टर है आपके पास, उसका जो ग्रेटेस्ट वैल्यू होगा वो होगा a माइनस बी. और इसी तरह cos का सबसे लीस्ट वैल्यू कितना होता है -1, दैट इज 180 डिग्री पे. तो जो लीस्ट डिग्री होगा, लीस्ट रिजल्टेंट होगा, उसके लिए फॉर्मूला था a और b. अगर आपके पास दो वेक्टर है तो वो दो वेक्टर का रिजल्टेंट लीस्ट तब होगा जब हम a माइनस बी करेंगे. तो पहले लेट टू वेक्टर्स आर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, तब ग्रेटेस्ट रिजल्टेंट ए प्लस बी इक्वल टू 10 न्यूटन दिया है, और लीस्ट रिजल्टेंट ए माइनस बी हमें दिया है कितना 6 न्यूटन. तो आपके पास दो इक्वेशन है, a प्लस बी इज इक्वल टू 10 न्यूटन और a माइनस बी इक्वल टू 6 न्यूटन. तो b भी कैंसिल हो जाएगा, तो a प्लस a कितना 2a इज इक्वल टू 16 न्यूटन. तो 2 से 16 कैंसिल हो जाएगा 8, तो a का वैल्यू आता है 8 न्यूटन. a का वैल्यू आ गया 8 न्यूटन. फिर से b को निकालना पड़ेगा, तो b को निकालने के लिए a प्लस बी हमारे पास एक इक्वेशन है इज इक्वल टू 16 न्यूटन. तो a का वैल्यू तो हमें पता चल गया 8 प्लस b का वैल्यू b 6, उसके बाद ये 10 होगा 10 न्यूटन. तो b होगा 10 माइनस 8 इज इक्वल टू 2 न्यूटन. तो हमें पता चल गया कि a का वैल्यू कितना होता है 8 न्यूटन होगा और b का वैल्यू होगा 2 न्यूटन. लेकिन यहाँ पे और भी कुछ बताया गया है. तो सो a था 8 न्यूटन और b था 2 न्यूटन. दूसरा लाइन में दिया है इफ ईच फोर्स इज इंक्रीज्ड बाय 3 न्यूटन. तो अगर हम 3 न्यूटन बढ़ाए तो a डैश कितना होगा, पहले 8 था, ये हो जाएगा 8 प्लस 3 11 न्यूटन. उसके बाद b को भी 3, तो b पहले था 2, तो बाद में हो जाएगा 2 प्लस 3 इक्वल टू 5 न्यूटन. तो लास्ट में जो दिया है फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ न्यू फोर्सेस व्हेन एक्टिंग एट ए पॉइंट एट एन एंगल 90 डिग्री. तो थीटा दिया है आपके पास 90 डिग्री. सो रिजल्टेंट निकालना है, तो रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे? रिजल्टेंट इज इक्वल टू a डैश स्क्वायर प्लस b डैश स्क्वायर डैश क्यू, क्योंकि वहाँ पे 3 इंक्रीज किया गया था इसलिए. उसके बाद 2ab cos 90, और cos 90 का वैल्यू कितना होता है? cos 90 का वैल्यू 0 होता है, तो सिर्फ रहेगा a डैश स्क्वायर प्लस b डैश स्क्वायर. तो कितना था 8 प्लस 3 11 न्यूटन, सो 11 स्क्वायर. उसके बाद b डैश कितना था 5, तो 5 का स्क्वायर. सो इसका स्क्वायर कितना होगा 121 प्लस 25, तो ये हो जाएगा 6 2 और 2 4 146 न्यूटन, और यही आपका रिजल्ट होगा. नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है उसमें दिया गया है कि टू इक्वल फोर्सेस हैव द रिजल्टेंट इक्वल टू आइदर एट व्हाट एंगल्स दे आर इंक्लाइंड. तो टू इक्वल फोर्सेस, तो अगर फोर्स ए वेक्टर का मतलब आपके पास दो वेक्टर है, इसी तरह ए वेक्टर और बी वेक्टर, तो ये दोनों फोर्स है, तो टू इक्वल फोर्सेस. तो इसका मतलब अगर हम इसका मैग्नीट्यूड f पुट करेंगे तो b जो वेक्टर है फोर्स है उसका भी f होगा, क्योंकि a और b गिवन है सेम इक्वल है. उसके बाद हैव देयर रिजल्टेंट इक्वल टू आइदर, मतलब रिजल्टेंट जो होगा रिजल्टेंट भी उसी f के समान होगा. तो आपको बताना है एट व्हाट एंगल दे आर इंक्लाइंड. तो हमें पूछा गया है कि थीटा कितना है. तो रिजल्टेंट हम कैसे निकालते हैं? रिजल्टेंट निकालते हैं r इक्वल टू रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा. तो r का वैल्यू कितना है यहाँ पे f पुट कर दीजिए,
फिर ए का वैल्यू एफ है, बी का भी वैल्यू एफ है, तो ये होगा एफ स्क्वायर प्लस 2, ये भी एफ है और ये भी एफ है, और थीटा में पता नहीं है, थीटा निकालना है तो कॉस थीटा का कॉस थीटा रहने दीजिए। तो एफ इज इक्वल टू 2f² प्लस f² 2f², उसके बाद ये 2f² और कॉस थीटा तो कॉस थीटा रहेगा, कॉस थीटा। फिर f को यहाँ पे रहने दीजिए, उसके बाद यहाँ से 2f² कॉमन जाता है, तो 2f² 1 प्लस कॉस थीटा, तो f² बाहर निकल सकता है, बाहर निकल जाएगा, तो f² अगर बाहर निकालेगा तो कितना होगा, बाहर में f और अंदर में रह जाएगा 2 1 प्लस कॉस थीटा, तो ये f और ये f कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे रहेगा 1, तो 1 इज इक्वल टू √2 अंडर 1 प्लस कॉस थीटा। तो ये भी स्क्वायर करेंगे, ये भी स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करने के बाद कितना रहेगा, यहाँ पे 1 रह जाएगा और यहाँ पे रहेगा 2 1 प्लस कॉस थीटा, तो 1 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 2 प्लस 2 कॉस थीटा, तो ये इस साइड पे 2 यहाँ पे चला जाएगा, तो 1 माइनस 2 इज इक्वल टू 2 कॉस थीटा, तो माइनस 1 इज इक्वल टू 2 कॉस थीटा, तो कॉस थीटा कितना आएगा, माइनस हाफ, कॉस 120 इज इक्वल टू माइनस हाफ, तो थीटा निकल गया 120 डिग्री, ये हमें पूछा गया था क्वेश्चन में। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू फोर्सेस whose magnitudes are in the ratio of 3:5 gives resultant of 28 Newton if the angle of their inclination is 60 degree, find the magnitude of each other। तो हमें बताया गया है कि दो वेक्टर है आपके पास, तो दो वेक्टर का जो टू फोर्सेस whose magnitudes are in the ratio, तो दो फोर्स है, दो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड का रेशियो है वो है 3:1। इसका मतलब अगर पहला वाला A है और दूसरा वाला B है, तो A होगा 3x और B होगा 5x। फिर गिव ए रिजल्टेंट ऑफ 28 न्यूटन, तो उसका जो रिजल्टेंट है वो होता है 28 न्यूटन इफ द एंगल ऑफ द इंक्लिनेशन इज 60 डिग्री। फिर बताया गया है कि थीटा अगर 60 डिग्री है तो फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ईच अदर, तो A और B कितना होगा, तो उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है R। रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, रिजल्टेंट इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। तो रिजल्टेंट कितना दिया है, रिजल्टेंट दिया है 28, सो 28 इज इक्वल टू √ A कितना दिया है 3:8, यहाँ पे दिया था 3:5, तो A होगा 3x, B होगा 5x, तो 3x का स्क्वायर 9x स्क्वायर, फिर B कितना है 5x, तो 25x स्क्वायर, फिर 2 इंटू A इंटू B, A होगा 3x, B होगा 5x, फिर cos थीटा, तो थीटा कितना दिया है 60 डिग्री, तो cos 60 डिग्री कितना होता है हाफ, तो ये हाफ से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे रहेगा 28 इज इक्वल टू 9 और 25 प्लस करने से 34x स्क्वायर, उसके बाद प्लस 2 3 5 जा 15, तो यहाँ पे रहेगा 15x स्क्वायर, देयरफॉर 28 इज इक्वल टू 5 और 4 9, 3 और 1 4, 49x स्क्वायर, तो 49 से 49 का रूट कितना होता है 7 और x स्क्वायर का x, तो 28 इज इक्वल टू 7x, तो x कितना होगा 28 डिवाइडेड बाई 7 इज इक्वल टू 4 7 जा 28, तो x का वैल्यू हो गया 4। उसके बाद हमें निकालना है a और b का मैग्नीट्यूड, तो a का मैग्नीट्यूड कितना है, a का मैग्नीट्यूड है 3x, तो x कितना था हमारे पास 4, तो 3 इंटू 4 इज इक्वल टू 12। उसके बाद b का कितना था, b इज इक्वल टू 5x, सो 5 इंटू 4, x इज इक्वल टू 4, सो 4 इज इक्वल टू 5 4 जा 20, तो a का वैल्यू कितना निकाला 12 और b का 20, यही पूछा गया था क्वेश्चन में। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है the resultant of two vectors a vector and b vector is perpendicular to the vector a and its magnitude is equal to half of the magnitude of the vector b, find out the angle between a and b। so the resultant of two vectors a vector and b vector is perpendicular to the vector, मतलब हमारे पास दो वेक्टर दिया है, ये एक वेक्टर है a वेक्टर और ये एक वेक्टर है b वेक्टर, तो दो वेक्टर का जो रिजल्टेंट है वो परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है ए के रेस्पेक्ट में, ये हो गया रिजल्टेंट। फाइंड इट्स मैग्नीट्यूड, फाइंड एंड इट्स मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू हाफ ऑफ द मैग्नीट्यूड। अच्छा, तो हमें पूछा गया है कि ए और बी के अंदर एंगल कितने हैं, फाइंड आउट द एंगल बिटवीन, तो ये तो 90 डिग्री, टोटल एंगल कितना होगा, टोटल एंगल होगा ये 90 प्लस ये वाला एंगल दो वेक्टर के बीच, तो अगर ये हम लेते हैं थीटा,
तो ये थीटा लेने से इसको हम एक्सटेंड करते हैं, तो ये भी तो थीटा होगा। इसके बाद अगर ये थीटा हुआ और ये वेक्टर क्या था, बी वेक्टर, ये बी वेक्टर था, तो उसके नज़दीक वाला क्या होगा, हमेशा कॉस थीटा का कंपोनेंट होगा, बी कॉस थीटा। तो ये क्या होगा, बी साइन थीटा। तो अगर बी, ये बी साइन थीटा है तो ये भी तो बी साइन थीटा होगा, बी साइन थीटा, ये बी साइन थीटा। उसके बाद ये बी कॉस थीटा है अगर, तो ये भी तो बी कॉस थीटा होगा। तो इससे हम बता सकते हैं कि ये जो रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट है, तो रिजल्टेंट इक्वल टू क्या होगा, बी कॉस थीटा होगा, रिजल्टेंट इक्वल टू बी कॉस थीटा। उसके बाद एंड इट्स मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू हाफ ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर बी। फिर से बताया गया कि रिजल्टेंट जो है, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, जो मैग्नीट्यूड बी वेक्टर है, बी वेक्टर का हाफ है, तो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी है, तो आर वेक्टर होगा बी बाई 2। सो ये अगर इक्वेशन 1 है, ये 2 है, तो कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, बी कॉस थीटा इक्वल टू बी बाई 2 होगा। सो बी से बी कैंसिल 1, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू 1, सो थीटा मस्ट बी 60 डिग्री। सो ये थीटा हो गया। लेकिन हमें पूछा गया कि फाइंड आउट द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड वी वेक्टर। ए वेक्टर हमारा ये था और ए वेक्टर ये हमारा ये था और वी वेक्टर ये था, तो इसमें एंगल क्या होगा, एंगल होगा 60 डिग्री, ये वाला 60, उसके बाद प्लस ये वाला कितना था 90 डिग्री, सो 90 डिग्री, तो 60 प्लस 90 इज इक्वल टू 150 डिग्री। यही हमें क्वेश्चन में पूछा गया था। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, टू फोर्सेस ऑफ अनइक्वल मैग्नीट्यूड simultaneously act on a particle making an angle theta equal to 180 degree with each other. If one of them is reversed, the acceleration of the particle becomes √3 times. Calculate the ratio of the magnitude of the forces. तो पहले में बताया गया कि आपके पास दो वेक्टर है, दो अनइक्वल वेक्टर है एक्टिंग साइमल्टेनियसली। मतलब आपके पास अगर ये F1 है और ये F2 है, F1 और F2 का मैग्नीट्यूड अलग अलग है और एक्टिंग साइमल्टेनियसली है, और उसका एंगल है थीटा, तो इसका R कितना होगा, R ये मास बी होगा ये। सो अगर हम इसको R1 कहते हैं, ये होगा, तो यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन R1 क्या होगा, R1 होगा F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा। ये हो गया, इसको हम इक्वेशन 1 रखते हैं। उसके बाद इफ वन ऑफ देम इज रिवर्स्ड, अगर ये वेक्टर और ये वेक्टर के अंदर किसी भी वेक्टर का हम रिवर्स कर दे, तो सपोज F1 को F1 रहने देते, F1 और F2 यहाँ पे था F2, तो रिवर्स करने का मतलब एंटी पैरेलल हो गया, तो इसको इस डायरेक्शन में मूव किया गया। तो F2 का वैल्यू कितना होगा, माइनस F2, तो इसका रिजल्टेंट कहाँ पे होगा, इस डायरेक्शन में होगा रिजल्टेंट। सो लेट्स कॉल दिस रिजल्टेंट एज R2। सो सेम पैरेललोग्राम वेक्टर एडिशन यूज करके R2 का वैल्यू कितना होगा, R2 का वैल्यू होगा F1 स्क्वायर प्लस माइनस F2 स्क्वायर, उसके बाद प्लस 2F1 माइनस F2 cos थीटा हो गया। तो R2 होगा F1 स्क्वायर प्लस ये पॉजिटिव हो जाएगा F2 स्क्वायर माइनस ये माइनस यहाँ पे आ जाएगा 2F1 F2 cos थीटा। सो नेम दिस एज इक्वेशन 2। नाउ क्वेश्चन पे बताया गया कि अगर हम रिवर्स करेंगे तो उसका जो एक्सीलरेशन है 3 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। तो पहले तो फोर्स क्या होता है, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन, मास इंटू एक्सीलरेशन। तो मास का कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या होता है, फोर्स मस्ट बी प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सीलरेशन। तो उसके बाद द एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल बिकम्स √3 टाइम्स। तो अगर हम R2 बाई R1 करेंगे तो R मतलब क्या होता है, रिजल्टेंट। तो ये हो गया A2, एक्सीलरेशन होगा एक्सीलरेशन 2 बाई एक्सीलरेशन 1, एक्सीलरेशन 2 बाई एक्सीलरेशन 1। तो इसको हम कैसे लाए, सिंस F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A, दैट मीन्स F2 बाई F1 इक्वल टू R acceleration 2 by acceleration 1. So in the same way we can write R2 by R1 is equal to A2 by A1. So A2 क्या होगा √3 और A1 होगा 1। इसको हम कैसे लिखे समझा देते हैं। अगर R2 by R1 is equal to √3 by 1 होगा तो R2 क्या होगा, R2 होगा √3 टाइम्स R1।
तो क्वेश्चन में तो हमें यही दिया था कि द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल बिकम्स √3 टाइम्स, तो एक्सेलरेशन, ये जो एक्सेलरेशन वो √3 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा, तो इंक्रीज हो गया। तो R2 by R1 इज इक्वल टू √3/1, दैट मीन्स √3। तो R2 का वैल्यू कितना था? R2 का वैल्यू यहाँ से बोल सकते कि R2 का वैल्यू ये था, तो पुट दिस R2 वैल्यू ऑफ R2, सो F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर माइनस 2F1 F2 cos थीटा। उसके बाद R1 के वैल्यू कितना होता है? F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा, इसका वैल्यू कितना होगा? 3 होगा। तो इसको हम स्क्वायर करेंगे अगर, तो ऐसा होगा F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर माइनस 2F1 F2 और cos थीटा का हम वैल्यू पुट कर दे, तो थीटा हमें बताया गया था 120, तो cos 120 क्या होता है? माइनस हाफ होता है, तो डिवाइडेड बाय सेम F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 और ये हो गया माइनस हाफ इज इक्वल टू 3। तो नाउ इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो सिंप्लीफाई करने से ये होगा F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर माइनस ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये होगा प्लस F1 F2 डिवाइडेड बाय सिमिलरली F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस यहाँ पे आ जाएगा, तो ये होगा माइनस 2 कैंसिल हो गया था, तो रहेगा F1 F2 इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पे होगा क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं ये वाला, तो F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस F1 F2 मस्ट बी इक्वल टू 3F1 स्क्वायर प्लस 3F2 स्क्वायर माइनस 3F1 F2। सो ये हम इधर लाए, तो F1 स्क्वायर माइनस 3F1 स्क्वायर, तो क्या होगा? माइनस 2F1 स्क्वायर, उसके बाद F2 स्क्वायर और यहाँ पे 3F2 स्क्वायर, तो इसको इधर में लाए, तो क्या होगा? माइनस 2F2 स्क्वायर, उसके बाद ये F1 F2 और ये माइनस 3F1 F2, इसको अगर ये साइड में लाए तो क्या होगा? प्लस 4F1 F2 इक्वल टू 0। तो इसको अगर हम माइनस 2 से डिवाइड कर दे तो क्या होगा? F1 स्क्वायर प्लस 2F2 स्क्वायर, 2 कैंसिल हो गया, F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2, सॉरी यहाँ पे माइनस से डिवाइड किया तो यहाँ पे माइनस रह जाएगा इक्वल टू 0। तो हमें यहाँ पे क्या रह गया? F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर माइनस 2F1 F2 इक्वल टू 0। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला, तो F1 माइनस F2 होल स्क्वायर इक्वल टू 0, तो F1 माइनस F2 इक्वल मस्ट बी 0, सो F1 इक्वल टू F2, सो F1 इसको हम ये साइड में लाते हैं डिवाइडेड बाई F2 इक्वल टू यहाँ पे 1 रह गया, तो F1 बाई F2 इक्वल टू 1, F1 बाई F2 इक्वल टू 1, मतलब F1 और F2 का जो रेशियो होगा वो 1 होगा। तो हमें पूछा गया था कैलकुलेट द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्सेस, तो अगर हम उसको रिवर्स करेंगे तो रिवर्स करने के बाद जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो रिजल्टेंट फोर्स का जो रेशियो होगा वो होगा 1, वही पूछा गया था क्वेश्चन में। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए पार्टिकल स्लाइड्स विद द स्पीड ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड, मतलब एक पार्टिकल है P पॉइंट पे, एट पॉइंट P, इसका जो वेलोसिटी है, यहाँ पे वेलोसिटी है 3 मीटर पर सेकेंड। व्हेन इट रीचेस Q, मतलब ये अब ट्रेवल करने के बाद Q पे पहुंचा, तो Q पे पहुंचने में इट एक्वायर्स स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड। अब Q पे जो स्पीड होगा वो होगा 4, स्पीड मतलब वेलोसिटी वो 4 मीटर पर सेकेंड होगा, और डिस्क्राइबिंग एन एंगल 60 डिग्री, AP पॉइंट से Q पॉइंट तक आने में उसका जो एंगल था वो 60 डिग्री था, as shown in figure. Find the change in velocity of the particle from P to Q. P से Q तक आने में उसका वेलोसिटी में चेंज कितना आया, तो वेलोसिटी का चेंज मतलब del V. So assume that the path followed by the particle is circular motion P2 का, P2 Q में आने में सर्कुलर मोशन फॉलो किया। तो ये हमारा पार्टिकल था, यहाँ पे ये हमारा फिक्स्ड पॉइंट था, उसके बाद यहाँ पे P था और ये हमारा Q था, ये फाइनल पॉइंट ऐसे ऐसे आया। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी वेक्टर का डायरेक्शन कुछ इस तरह होगा v1, और फाइनल वेलोसिटी का डायरेक्शन कितना क्या कहाँ पे होगा? इस डायरेक्शन में, ये होगा v2। सो अगर हम इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये होगा v2 और v1 यहाँ से लग रहा है तो v1। तो अगर हम ये थर्ड साइड है तो थर्ड साइड क्या देगा? थर्ड साइड देगा del v इक्वल टू v2 माइनस v1, यही तो देगा थर्ड साइड। तो v2 माइनस v1 का मैग्नीट्यूड क्या होगा? मैग्नीट्यूड होगा v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर माइनस 2v1 v2 cos थीटा होगा, सिंपल। तो v1 का वैल्यू कितना है? v1 का वैल्यू है
3 मीटर पर सेकेंड, तो 3 का स्क्वायर 3 3 जा 9 प्लस 4 मीटर पर सेकेंड v2, तो 4 4 जा 16 माइनस 2 इंटू v1 का वैल्यू कितना होता है, v1 का वैल्यू होता है 3 और v2 का 4 सिर्फ, उसके बाद cos कितना हुआ 60 डिग्री, तो cos 60 का वैल्यू कितना होता है, cos 60 का वैल्यू हाफ, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे 3 4 12 होगा, तो यहाँ पे रह गया 9 प्लस 16 इक्वल टू 25 माइनस 12 दैट इज 13 मीटर पर सेकेंड।